बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब तक के प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातयानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम सियासत के ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे और उसके अंदर जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, कई प्रोग्रामों की ज़ीनत बन चुके और माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से तज्ज़िया निगारी करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, बहुत सारे चीज़ों के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं। इससे पहले कि मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ और मैं कुछ बात कहना चाहूँगा आपसे कि सियासत के इस गिरते हुए मयार में अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। दावे तो बहुत है इस्तेकाम के, मगर निज़ाम की बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। कराची से लेकर वफाक तक मौजूदा सियासी तनाव अरूज पर है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान गूंज रहा है कि नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और दूसरी जानिब ये तलख हकीकत भी सामने आ रही है कि सिस्टम मुकम्मल तौर पर कलेप्स हो चुका है। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं शहर वीरानी है, शहर में वीरानी और निज़ाम सारा बिखर चुका है। हर सिंध फ़क्त एक शोर के अवाम की उम्मीदों पर चलता, ना जाने किसका ये ज़ोर है। नाज़रीन, कराची की सियासत और मुल्क का मौजूदा सियासी तनाव एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहाँ हर इदारा, हर निज़ाम हिचकोले खा रहा है। हर तरफ यही सदाएं गूंज रही कि सिस्टम मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है, अब इसकी बहाली किस मौज़े से कम नहीं। सवाल ये कि इक़्तिदार की इस रस्साकशी में आम आदमी की आवाज़ कहाँ गुम हो गई है। ये टूटा हुआ और नाकाम निज़ाम कैसे जुड़ेगा, और बेयकीनी का ये सफ़र आखिर कब तक जारी रहेगा। या वो महज एक बयान है या वाकई एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। सियासत की इस बसात पर मोहरे रोज़ बदलते हैं, मगर गरीब के मुक़द्दर के सितारे कब तक चमकते रहेंगे। दावे तो है तामीर का, मगर बुनियादी हल बिल्कुल नहीं है। निज़ाम के इस खंडर में सब राहें जल चुकी हैं। क्या वाकई हमारा निज़ाम तबाही के इस नेच पर पहुंच चुका है जहां से वापसी नामुमकिन है। शहर कराची जो पूरे मुल्क की मैशियत चलाता है, आज खुद सियासी खिंचाव की लपेट में है। मगर रोज़ सुनते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, निज़ाम फेल हो चुका है, मगर इस बोसीदा और नाकाम निज़ाम को ठीक करने की ज़िम्मेदारी अब किसकी है। क्या हम यूं ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, या इस तबाही से निकलने का कोई अमली रास्ता भी मौजूद है। आज हम इस कौमी और शहरी अलमिया पर एक भरपूर और बेलौक गुफ्तगू करेंगे। इस बहस में हिस्सा ले रहे हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो हमारे कई प्रोग्राम की जीनत बने, रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर हमारे साथ साथ रहे, और इसके अलावा जिस मौजू के ऊपर भी हमने इन्हें मदऊ किया, मईशत के हवाले से, तज़िया निगारी के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से, हर मौजू के ऊपर बड़ा खुलकर बोलते और सच कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है नदीम मौलवी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सलीम सलीम साहब। साहब, आप तो माशाल्लाह उम्रा भी करके आए और अल्लाह ताला आपके चेहरे पे जो नूर की बरसात है, माशाल्लाह जो रौनक सा चेहरा है, आपको हम उम्रे की मुबारकबाद भी देते हैं। फिर इसके बाद आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं जो ओएमसी के सीईओ हैं, और माशाअल्लाह इनकम टैक्स के हवाले से, टैक्स के हवाले से बहुत माहिराना राय रखते हैं, और ख़ुद जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है हमारे मुल्क की, उसके ऊपर भी हम आज इनसे बात सुनेंगे कि ये इस वक्त टैक्स के क्या हालात है, और जो इनकम टैक्स जो है हमारा जुलाई से इसका आगाज़ हो चुका है, अब उसमें क्या ऐसी पॉलिसी आ गई है, और क्या इसके अंदर कमी और क्या इसमें बढ़तरी, और कहाँ खड़ी हुई आवाम, और किस वक्त क्या क्या चीज़ें इनको और पेश करनी पड़ेगी। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है काशिफ नवाज साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे तीसरे मेहमान हैं माशाअल्लाह जो राइस पाकिस्तान के जो है फाउंडर भी है माशाअल्लाह, और बहुत अच्छा बोलते हैं काफ़ी मौजू के ऊपर, चाहे दीनी मौजू हो, चाहे आप अवामी मौजू ले लें, चाहे सियासी ले लें, समाजी ले लें, इसके ऊपर बड़ा डिबेट के साथ, बड़े तजज़्ज़ुज़ के साथ, और बड़े चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करते। बिलाल सिद्दीकी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है नदीम साहब, माशाअल्लाह जिस तरीके से सियासी जमातें शदीद तनाव का शिकार है, हम उससे बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो गई। एक मोटिवेशन स्पीकर के हैसियत साहब, सियासी मायूसी और अफरा तफरी के माहौल में कौम को क्या देख रहे हैं, नौजवानों के लिए क्या उम्मीद है अब रह गई है? देखिए, पाकिस्तान का मसला हमेशा से ये रहा कि कभी पंजाबी, महाजिर, पठान, सराइकी, बलोची,
हम सबको डिवाइड कर दिया गया। कभी हम जबान पे डिवाइड हुए, कभी हम सूबों पे डिवाइड हुए। हमें आपस में मोहब्बत की जगह नफरतें फैलाई गई ताकि हम किसी न एक इंसान को लीडर बना के पावर बनने की कोशिश करें। और यही वजह है कि देखें, आज अगर हम कराची की बात करें तो कराची के अंदर अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, इन सबको मौका मिला, मगर आज भी कराची की आवाम इसी इंतजार में है कि शायद कुछ तब्दीली आएगी। अच्छा, अब ये तब्दीलियां कैसे आती हैं? ये निजाम के ऊपर होता है। निजाम का मतलब ये है कि जनाब कि क्या आप कैपिटलिस्ट यानी कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं या सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं, या इन बिटवीन आप काम कर रहे हैं कि यानी कि आप एक अच्छा माहौल लेके आ रहे हैं, कंपटीशन का माहौल जहां पे मोनोपोली ना हो। क्योंकि अगर आप कैपिटलिस्ट मार्केट जैसे कि आजकल चल रहा है तो मोनोपोली आ जाती है चंद सेठों के हाथ में। आप देखते हैं कि आप फिर बात कर रहे होते हैं कि जी हमारे अगर एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी अगर ऊपर जा रहे होते हैं तब भी आवाम के लिए चीजें महंगी हो रही होती है, क्योंकि हमारा सारे अच्छे खाने पीने की चीजें बाहर मुल्क के लोग ले रहे होते हैं और आवाम भूखी होती है, परेशान होती है, क्योंकि वो खरीद नहीं पाती। आज अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये जो करोड़ों में चले गई है, उसकी वजह यह है कि बाहर से कमाए हुए लोग जो आते हैं उनके लिए $1 जाहिर है यहां पे 280 290 है, मगर यहां पाकिस्तानी आदमी को अगर 1 करोड़ कमाने पड़े तो बहुत मुश्किल होता है, वो भी मैं कहूंगा कि एक आम इंसान के लिए। तो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स हमेशा से रही है और 78 इयर्स बाद मैंने पहली दफा मोहसिन नकवी साहब से ये बात सुनी। मैं उम्मीद कर रहा था कई सालों से कि कोई तो हुकूमत से बोले कि जी निजाम जो है उसको तब्दील किया जाए, पॉलिसीज नहीं काम कर रही है। तो अल्लाह का शुक्र है 78 इयर्स बाद अवाम को किसी ने बताया कि भाई यहां पे इस वक्त जो है ना, जो मेन मसला है वो है पॉलिसीज का। पॉलिसीज फेल हो रही है, अभी से नहीं हो रही है। मैं कहता हूं जब से पाकिस्तान बना है अभी तक हम क्या है, टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे काम करते हैं। कभी हम किसी से खुश होके हम कहते हैं जी अमेरिका से वो इकोनॉमिस्ट, ओहो जबरदस्त, ये इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक का, ओहो जबरदस्त, ये IMF की पॉलिसी, ओ जबरदस्त, ये इस्लामिक पॉलिसी जबरदस्त। हमने इतनी पॉलिसीज की है एडहॉक बेसिस पे, मगर आज तक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है आपका इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक मॉडल जो कि कम से कम 25 साल के लिए पहले से बना दिया जाए। ठीक है नदीम भाई, आपसे ही बात करते हैं। काशिफ साहब, ये जो बात कर रहे हैं नदीम साहब से, ये सिस्टम कोलैप्स हो गया और क्या वाकई ऐसा है? फिर दूसरी बात ये है कि मोहसिन साहब सारे ताजिरों को, इनको सबको बुला के, बिजनेसमैन को बुला के कह रहे हैं कि आप ही लोग सारे सिस्टम को चलाते, आप ही लोग सारी चीज़ों को करते, कोई फंड देता है, कोई इतना फंड देता है, कोई इतना फंड देता है, तो करते आप ही हो, तो आप पीछे क्यों, आप आगे हो? तो क्या इसका क्या नज़र आ रहा है, क्या सिनेरियो है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जो बात है सिस्टम कोलैप्स होने की, आप ही के लास्ट शो में मेरे आपके साथ एक आर्गुमेंट हुआ था कि हमारा डाउनफॉल है, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स डाउनफॉल कह रहे थे और मैंने एग्जांपल दी थी कि PNG लेफ्ट आउट, मैंने कही, और आपने कहा था कि ये तो कह रहे हैं तरक्की कर रहे हैं। तो आज वही सिस्टम कह रहा है कि हम कोलैप्स हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स ने बताना शुरू कर दिया था कि आप कोलैप्स होने जा रहे हैं। एक तो ये, हमें किसी के नैरेटिव पे जाने के बजाय ना इंडिकेटर्स देख लें। एक बच्चा है, उसके रिजल्ट आए 15 मार्क्स 100 में से, और वो बातें कर करके बोल रहा है कि मैं बेस्ट हूं, तो नहीं मार्क्स। एक चीज ये। दूसरा ये है कि मैं उनसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ एक हद तक कि बिजनेसमैन जिम्मेदार है। बिजनेसमैन कैसे जिम्मेदार है अब वो डिफाइन करना जरूरी है। बिजनेसमैन बिल्कुल ऐसे जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बिजनेसमैन को ये चाहिए जो यंग लोग हैं, जो नए लोग हैं, उन्हें बिजनेस में एंगेज करें। क्योंकि अभी पाकिस्तान को जो है ना, ये बात आज भी मेरे से आप लिख लें, पॉलिटिकल लीडर की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को बिजनेस लीडर की जरूरत है। तो जिन बिजनेसमैनों के पास एक्सपीरियंस है वो अब प्लेटफॉर्म बनाए, यंग लड़का निकले, वो बिजनेस जनरेट करे। जब वो बिजनेस जनरेट करेगा, जॉब्स भी क्रिएट होंगी, इकॉनमी बेहतर होती है। ये सियासतदान जो इतने सीनियर्स, इतने वो, इन्होंने अपना पूरा दिमाग लगाया, 78 ईयर्स तबाह कर दिया, 78 ईयर्स तबाह कर दिया, बोल दिया ना, सिस्टम का कोलैप्स हो गया। जो सिस्टम उन्होंने अपने दिमाग से 78 ईयर्स लगाए बनाने में, आज वो उसको छोड़ चुके हैं। अब पैरेलल है, या तो हम
जो आज तक पाकिस्तान में होता रहे, डिबेट करें, स्टूडेंट्स को जमा करें। आप इसको थोड़ा सा, मैं आपके सवाल को थोड़ा सा वो रख लेता हूँ, क्योंकि कोशिश तो मैं ये करता हूँ कि पहले स्पेस के अंदर जो है ना मैं सवालात नहीं करूँ, आप खुल के बोल लें। पहले आप बोल लें, फिर इसके बाद ये ना हो कि नदीम साहब को मैंने पूरा मौका दिया बोलने के लिए और आपको जो है आप ना सवाल कर सकते हैं, मसला नहीं है, बट मैं एक फैक्चुअल बात करता हूँ। हम बहुत सारी चीजों में ना एकदम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, डॉलर कंट्रोल करने पे, एक्सपोर्ट बढ़ाने पे। मैं कहता हूँ स्टार्ट फ्रॉम द एक छोटी सी बिगनिंग लें, छोटे छोटे स्टार्टअप्स लें। बच्चे जब बिजनेस होंगे ना, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे। अभी एक बच्चा, उसको शौक है पॉलिटिक्स का, घर पे उसके खाना नहीं है, तो घर वालों से क्या सुनेगा? तो जब फाइनेंशियली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी हमारी नेशन, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी सबसे बुरी चीज है। आज जितने भी लोग यहाँ बैठ के आराम से शोज, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, वरना मैं आपके शो में नहीं बैठा होता, मैं निकला होता कि कुछ कमा के ले आऊं। तो जब बच्चा, नए लोग, या कोई भी बच्चा, मैं कह रहा हूँ यंग को कह रहा हूँ, बट और भी लोग जो अब भी एज में डिसाइड करते हैं कि हमें बिजनेस करना है, अब वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको एक्सपीरियंस कौन देगा, उसको वेलकम कौन करेगा? जो पुराना बिजनेसमैन है। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान राइस के हवाले से आप बानी हैं, जब निज़ाम की तबाही की बात होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान नौजवान नस्ल को होता है। मोहसिन नकवी से जैसे फैसला साजों की बयान तो मौजूदा सियासी तनाव के हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपके ख्याल में वाकई निज़ाम ठीक है या कोलैप्स हो चुका है? आपका जो निज़ाम है वो तो कोलैप्स कर चुका है, और उसे कोलैप्स करने की जो मैं समझता हूँ बुनियादी वजह है कि 19वीं सदी के निज़ाम से अब 2026 का पाकिस्तान नहीं चला सकते। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है, जैसे नदीम साहब ने भी कहा, कि हम 80 साल से उसी निज़ाम को टेस्ट एंड ट्रायल मेथड पे चलाते जा रहे हैं। अच्छा, एक और अलमिया में देखने वाला है, वो ये भी आता है कि हमारी जो मीडियन एज है वो 23 साल है, और जो चलाने वाले उनकी जो औसतन उम्र है वो 60 साल से ऊपर है। तो जो अब नई नस्ल अगर 30 साल के लिए आ रही है, तजर्बेकार है भाई जी, तजर्बेकार है सारे के सारे। तजर्बेकार तो फ्लो हो गए ना, देखिए कोलैप्स कर गया ना सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली। तो अब जो 30 साल के लिए अगली जनरेशन आ रही है, उससे कोई मैं इनपुट सवाल ही तो नहीं है। करता नहीं, लेकिन मेरे जहन से ये सवाल निकल जाएगा, ये जो मोहसिन नकवी साहब सिर्फ अकेले बंदे ये कह रहे हैं, और जबकि दूसरे सियासतदान बोल रहे कि इनको बोलने तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनके ऊपर कोई भी बात नहीं करें, तो क्या वाकई कोई और चीज़ और कहानी है, ये क्या है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब की अपनी पर्सनालिटी पे अगर आप देखें ना, तो वो पिछले एक नौजवान के तौर पे आगे आए, और आप ही की इंडस्ट्री से थे, और फिर सियासत में आए, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आए, और आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हुए वहां तक पहुंच गए नौजवान। और अच्छा, वो रिवायती सेटअप का हिस्सा भी नहीं है। जब रिवायती सेटअप का हिस्सा नहीं है तो वो कुछ ना कुछ इनपुट तो दे सकते हैं। दूसरा, वो वाहिद शख्सियत है जो ऐसी बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर मौजूदा कोई सियासतदान ऐसी बात करेगा तो वो सिस्टम का, जैसे नदीम साहब ने कहा, कि वो हिस्सा मौजूद है, वो सूबाई में, बल्दियाती में या वफाक में कहीं ना कहीं पिछले 20 साल से मौजूद है। तो वो कैसे अपने ऊपर ब्लेम उठाएगा? उसको तो वही ब्लेम, इसको तो वही देना है कि मैं बहुत तरक्की करता हुआ जा रहा हूँ। तो नौजवान का, फिर से नौजवान का मसला ये है कि नौजवानों को कनेक्ट ही नहीं किया गया, इसलिए सिस्टम कोलैप्स करता जाएगा और जाता रहेगा। मतलब इसके अंदर हकीकत है कि कोलैप्स के हवाले से जो बात आ रही है, इस पे बात करते नाज़रीन। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मरतबा फिर कब तक के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी आपको खुश आमदीद होता है। नदीम साहब, जिस तरीके से बात हो रही है, क्या कहते हैं, बिलाल साहब भी ये कह रहे कि वाकई इसके अंदर हकीकत है, तो क्या ये उल्टी गिनती ये कहाँ लेके जा रही है इस सिस्टम को? देखिए, उल्टी गिनती नहीं होती है, ये थ्रेट्स होता है। जिस पार्टी के पास 70 से ऊपर सीटें हों, और आपको पता है यहाँ असेंबली का जो एक सिस्टम है कि जिसके पास जितनी ज्यादा सीटें होती हैं उतनी ज्यादा उसकी आवाज होती है, और उसकी ताकत भी, कहते हैं ना, असेंबली के जो 4 पाए होते हैं, एक पाया भी अगर निकाल दें तो वो कुर्सी पे संभालना मुश्किल होती है। तो ये एक दूसरे की ये लैंग्वेज होती है, ये इस तरह से कहा जाता है, क्योंकि जाहिर है कहीं से कुछ कहते हैं कोई ना कोई चिंगारी उठती है तो इंसान को डर लगता है कहीं आग ना लग जाए, इसलिए वो फौरी तौर पे रिएक्शन देता है। अब सिलसिला ये है कि देखें, हालात जिस तरह से चल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, तो देखें, आज मैं बस कुछ फिगर्स में लाऊं, सिर्फ सिंध के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं 45,000 और प्राइवेट स्कूल है 8,000। अब आप देखें कि ये 8,000 जो है वो किस हद, सिंध की बात कर रहे हैं, पूरे सिंध में 45,000 स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट स्कूल्स, और 8,000 है प्राइवेट।
अब आप देखेंगे प्राइवेट को किस तरह से प्रमोट किया गया और आज प्राइवेट स्कूल के मालिकान हवाई जहाज खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये पैसा कहां से कमाया जा रहा है? जब भी मैं कहता हूं ये जो कैपिटलिस्ट मार्केट होती है ना, ये जो हम कहते हैं जी कैपिटलिज्म लेके आओ, तो ये क्या करती है कि ये जो दूसरे जो चीजें होती हैं, जैसे गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं उनको नीचे किया जाता है और अपने इदारे क्योंकि इनके कम होते हैं तो यहां पे मनमानी अपनी टर्म्स मनवाए जाते हैं। ये मैं सिर्फ एक स्कूल के इदारे की बात नहीं कर स्कूल रहा की हूं। मैं बात करूं तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, 22,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, 12,000 रुपए क्या कहते हैं सालाना फीस, 12,000 रुपए मंथली फीस, बिल्कुल बिला झिझक 50,000 रुपए ले रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वो नहीं करने वाला। तो ये क्या है? ये तो बहुत बड़ा, अगर आप ये कहते हैं कि 8,000 प्राइवेट स्कूल है तो इसका मतलब है कि 45,000 को खत्म करके और भी मजीद बढ़ाएं। मसला ये नहीं है, मसला ये होता है कि एक हम सब के, मेरे भी जहन में ये कि पता नहीं गवर्नमेंट स्कूल सही नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि जनाब गवर्नमेंट स्कूल में ये है वो है, मगर अब ये देखा जाए कि जनाब अगर सिंध के आप बजट की बात करते हैं ना तो सबसे बड़ा बजट एजुकेशन का है। आपने भी तो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ा है। जी मैंने भी पढ़ा है, गवर्नमेंट से भी पढ़ा है, प्राइवेट से भी पढ़ा है, हमने गवर्नमेंट के कॉलेजेस में भी पढ़ा, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा। आज अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस वक्त सिंध की मैं सिर्फ बात करूंगा तो तकरीबन 56 यूनिवर्सिटीज हैं जनाब, वो है आपके गवर्नमेंट के, और 26 जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो अब आप देखें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं किस हद तक कमा रहे हैं। तो मैं अगेन ये कहता हूं कि वजह क्या है कि लोग प्राइवेट की तरफ जाते हैं, उसकी वजह यह है कि कंपटीशन नहीं दिया जा रहा होता है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छा कर देंगे और कंपटीशन प्राइवेट स्कूल की तरफ आएगा, फर्ज करें मैं तमाम हम 4 लोग बैठे हैं, हम में से 3 के बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, आपके पास जब कोई नहीं आएगा तो आप अपनी फीस खुद ही नीचे करेंगे। मगर जब हम तीनों स्कूल अगर अच्छे नहीं चलाएंगे तो हम कुछ भी मजबूरी में भी आपके मेरे पे क्यों डाल रहे हैं? आपकी इसका मतलब मैंने एक मिसाल दिया, मिसाल बिलाल भाई को भी दे दे यार। प्राइवेट मुझे स्कूल क्यों की लेके तरफ गए? हम जाते मजबूरी से, खुशी से नहीं जाते। इसी तरह तमाम इदारों की मैं बात करूंगा, सीमेंट फैक्ट्रीज की मैं बात करूं तो तकरीबन 24 या 26 सीमेंट फैक्ट्रीज है मेन जो पूरे पाकिस्तान को केटर कर रही है। तो अगर सीमेंट फैक्ट्री कोई गवर्नमेंट की हो और वो जो है आपके रेट्स को कंपीट करे, अब आप देखें ना 26 फैक्ट्रियां मिलके एक रेट बना देती है सीमेंट का, आप वही सीमेंट उसी रेट पे लेते हैं। उस सिर्फ सीमेंट की वजह से आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे इंपैक्ट आता है। इसी तरह आप हॉस्पिटल्स का ले लें, आप इसी तरह किसी भी चीज का ले लें, हमारे पास कोई कंपटीशन करने को नहीं होता। और फिर हम उल्टा हम कहते हैं जी आप बिजनेसमैन को बुलाएं, हम उनसे मशवरा दें। कभी किसी बिजनेसमैन ने कहा है कि जनाब मैं अपना मुनाफा कम कर देता हूं? सब बात करते हैं गरीबों की तनख्वाहों की। आप देखें कितने बजट चले गए, मेजॉरिटी ऑफ कंपनी शेयर मार्केट में भी 100% बढ़ गए, मगर क्या उनकी तनख्वाहें 100% बढ़ी? आज भी लोग 25,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं, आज भी लोग 30,000 रुपए महीने पे नौकरी कर रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि निजाम अच्छा है। निजाम अच्छा बोलने वाले कौन होते हैं? वही लोग होते हैं जिनके पास पेट भरा हुआ हो या जेब भरा हुआ हो। आम आदमी के ऊपर काम करते नहीं हम क्या करते हैं, हम फिगर्स के ऊपर चले जाते हैं। जनाब ये जीडीपी तो इंडिया की भी बहुत अच्छी है, मगर उनके अवाम गटर में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगेन वहां पे भी कैपिटलिस्ट मार्केट है, ये अंबानी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जनाब शाइनिंग इंडिया जाओ तो वहां पे आप देखें पानी नहीं है, खाना नहीं है, गुर्बत है, औरतों के पास कपड़े नहीं है पहनने को, और फिर इंडिया दिखाते हैं। ये जो आप जो फिल्में देख रहे होते हैं ये इंडिया नहीं है। असल इंडिया आप देखें ना, देखें बात वो होती है, आज अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के अवाम कोई नंगी बुकी नहीं होती है। क्यों? वहां अवाम पे काम किया जा रहा होता है। हमारे यहां हम अवाम पे नहीं, हम सियासत पे काम करते हैं। हम कहते हैं फला पार्टी। इसको कैसे डिजाइन किया जाए, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस पर बात करते हैं। पहले काशिफ भाई से ले लेते हैं। काशिफ भाई, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, टैक्स की काफी टैक्स कलेक्ट हो गया है, आप क्या कहते हैं, कुछ निज़ाम में बेहतरी आ रही है या वैसा के वैसे ही निज़ाम टैक्स? देखें, पहले तो ये है कि टैक्स का कलेक्शन हो गया, यानी कि मैंने एक बंदे को पैसे दे दिए एक तरीके से,
अब उसने चीज़ों को चलाना है, और वो मैनेजमेंट में अगर अच्छा नहीं है तो उन पैसों को ज़ाया करेगा, जो मोहसिन नकवी ने भी यही कहा है। दूसरी बात ये है कि निज़ाम फेल हो गया है। उसमें क्या फेल हुआ ये तो बताएं पहले। ये सबने कलेक्टिव बात कर दी, यानी कि लोगों को पता भी नहीं है, नारा हर कोई चलाया जा रहा है सिस्टम फेल। सिस्टम में क्या फेल हुआ पहले तो ये बताएं। ये सवाल किया अभी तक किसी ने? जी बिल्कुल बेहतरीन। सिस्टम फेल हुआ, सिस्टम चलाने वाले फेल हुए, तो ये फैसला होगा। अभी दो बातें, अभी मेरे कुलीग ये भी कह रहे थे कि यंग लोग चलाएं। रशिया को यंग बंदा चला रहा है, चाइना यंग बंदा चला रहा है, टर्की यंग बंदा चला रहा है, यूएस यंग बंदा चला रहा है। ये आर्गुमेंट भी नहीं वेरी गुड वैलिड है, ठीक है। तो देयर इज अ नीड। अच्छा, सिस्टम क्या यूएस का चेंज हुआ है 100 साल से? पहली बात है, जो सिस्टम बना है क्या वो अकॉर्डिंग टू इट्स सोल एग्जीक्यूट हुआ है? वेरी गुड। जो आपने पार्लियामेंट सिस्टम बनाया था, डेमोक्रेसी, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, क्या ये हुआ है? अगर ये नहीं हुआ तो पहले एक बार ये करके देखो, फिर फेल होता है तो चेंज करो, वरना जो नया भी बनाओगे उसमें भी यही करोगे तो फिर वही रिजल्ट निकलेगा। नैरेटिव, हर बंदा टीवी बोल रहा है सिस्टम फेल, एक बंदा 5 मिनट का सवाल करे सिस्टम में फेल किया, ये तो बताओ। ये किसी के पास जवाब नहीं है, सब फैक्ट। अगेन मैं ये कहूंगा कि इस वक्त लार्ज डिबेट में जाने के बजाय, इतनी सारी क्या कहते हैं बात भी कह दी, मैं आपको यहाँ भी थोड़ा सा होल्ड कराऊंगा। आपने कहा वाकई सिस्टम फेल हो गया, कौन सा सिस्टम? तो क्या आपने तो रिसर्च की होगी, आपकी नज़र के अंदर क्या ऐसी चीज़ें माइनस प्लस हुई है? मेरे ख्याल से ना पॉलिसीज, उसके बाद जो एग्जीक्यूशंस हैं, डिसीशंस। देखें, एक आउटलुक देना होगा आपको पाकिस्तान का दुनिया भर में। पहले पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करें। अच्छा, पाकिस्तान में बाहर के लोग तब इन्वेस्ट करेंगे जब लोकली पहले काम करना शुरू करें और उनके लिए कुछ ऐसी कनेक्टिविटी बनाए। आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते होंगे, पहले आप वहां की डेवलपमेंट देखते हैं, वहां के लोगों के बिजनेस की ग्रोथ देखते हैं, फिर आप अपना बिजनेस वहां लाना चाहेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि यहाँ के बिजनेस उठ के पैसे ही भाग रहे हैं, बाकियों को आप वेलकम कर सकते हैं। तो अगेन सिंध माइनस है, पंजाब माइनस है, कहाँ पे वो माइनस प्लस है? किस चीज का माइनस? मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि सारा ग्रोथ देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, हाँ। और तरक्की के राहें देखते हैं, क्या है? तो क्या आपकी नजर में कौन सी चीज माइनस है? सिंध है, पंजाब है, कहाँ पर है? ओवरऑल फेल है, ओवरऑल फेल हो चुके हैं। ओवरऑल फेल होने की वजह ये है कि जब तक, मैं अगेन कहूंगा, यंग लड़का है ना, उसको मिसगाइडेड ना करो। यंग लड़कों को आप अपने पीछे लगा लेते हैं, लीडर यंग लोगों को पीछे लगाता है लीडर, और उसके बाद 100 बंदों को कोई ना कोई पोर्टफोलियो मिल जाता है, बाकी रोड पे ही रहते हैं। यंग लोगों को अब बताना होगा कि पहले तुम अपने लिए कुछ करो, पहले तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, जब तुम फाइनेंशियली स्टेबल होगे, स्ट्रांग होगे, तो तुम डिसाइड करो। अच्छा, जैसे थोड़े थोड़े लोग स्टेबल होते रहेंगे ना, तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बनता जाएगा। फिर दूसरे लोग भी, आप एक अच्छा काबिल लड़का है, वो इस मुल्क से दूसरे मुल्क जाएगा। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले यहाँ पे कर रहा था, मैं टर्की गया, जब मैंने वहां वेंचर किया तो मैं टर्की के लोगों से काफी वेंचर्स किए हैं, जिससे वो विलिंग टू हैं कि वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, और पाकिस्तानी जो वहां बिजनेस करने जाएंगे उन्हें वो वहां सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल बंदा कर सकता है, तो और लोग भी करें। अच्छा, एक सवाल लेके फिर बिलाल की तरफ बढ़ता हूँ कि कौन सा ऐसा स्टेप उठाया जाए यंग के हवाले से या उसके हवाले से कि बेहतरी की कोई राय खुले, और उसके बाद लोग जो है इसके ऊपर पॉलिसीज, प्रोसीजर बनाया जाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ सीनियर बिजनेसमैनों को एंगेज किया जाए, यंग लोगों को बिठाया जाए। देखिए, एक होता है कि एक यंग लड़का, मैं आपको देता हूं, साहब ने बात की कि भाई आप ही सारी चीजें चला रहे हो, कोई 5 करोड़ देता है, कोई 20, वो देने के बजाय प्लेटफॉर्म बनाए। एक नया लड़का आता है ना, उसको आप ट्रेन करते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसको आप छोड़ेंगे ना, वो क्लूलेस होगा काम कैसे करना है। यही अगर आपका प्लेटफॉर्म मौजूद है ना, तो वो आपके पास आएगा, आप उसे डील करना सिखाएंगे, आप उसको बताएंगे सोर्सिंग कहाँ से करो, आप उसे बेचो कैसे, ये आप सिखा सकते हैं। अब आप बताएं, यूनियंस हैं, अभी भी आप भी माशाल्लाह से इलेक्शन जीते हैं, काफी यूनियंस है कराची के अंदर एरिया। वो यूनियन बिजनेस प्रमोट करने के लिए क्या करता है? नया बंदा अगर बिजनेस मार्केट में एंटर होना चाहता है तो उसको कहाँ से कैटर करेगा, उसको क्या बताएगा तुमने बाइंग कहाँ से करनी है, तो तुम्हें शॉप लोकेट करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, इस तरह कोई भी प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, मिसिंग है, इसको फिल करें। नहीं तो इसके अंदर तो ये है, इसमें इवन आप इंसेंटिफाई करें। मुझे आपसे बात करने में थोड़ा और मजा आ रहा है, इसलिए कि बिलाल साहब मुझे गौर से देख रहे हैं कि मेरी तरफ क्वेश्चन ले लें, लेकिन बिलाल साहब को भी लेके फिर आपकी तरफ भी आते हैं। नदीम भाई भी माशाल्लाह देख रहे हैं, क्योंकि काशिफ भाई को बड़ा टाइम मिल रहा है। जो सवालात हैं और जो उन्होंने जो बातें की है ना, उसकी बड़े जवाबात हैं, और वो ही मैं चाह रहा था देने को। क्योंकि आप जवाब की तरफ भी आएंगे। बिलाल भाई, आपसे ले लेता हूँ कि इस वक्त जो पेचीदगियाँ है, और उस पेचीदगियों को मौजूदा हालात जहाँ हर इदारा और निज़ाम की बात की जा रही तो सारे सवालिया निशान की तरफ है, तो आप क्या कहते हैं? काशिफ भाई की बात, नदीम भाई की बात, और आपके जहन में क्या खाता है? काशिफ भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि सिस्टम फेल कहाँ से किया। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में 18वीं तरमीम फेल कर गई है
कैसे? आपके पास पार्लियामेंट्री वफाकी हुकूमत है, उसकी जिम्मेदारियां मेजर 5 है। आपकी डिफेंस में वो बेहतरीन है, आपने खुद देखा 1 साल पहले डिफेंस में उन्होंने किस तरीके से दिफा का काम किया। खारजा पॉलिसी आपकी बहुत अच्छी है। ये 2 वो एलिमेंट है जो कि डायरेक्टली वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नेंस वजीर आजम की जिम्मेदारी इसलिए नहीं है सिर्फ इस्लामाबाद उसकी ज़ेर टेरिटरी आता है। जो सूबे हैं जो असल फेल कर चुके हैं, जिनको अब तक हम 80,000 अरब रुपए पिछले 20 साल में एनएफसी में दे चुके हैं, वहां जिनकी जिम्मेदारी गवर्नेंस, सिक्योरिटी, आवाम को आगे लेके जाना, वो बज़ाहिर फेल कर चुका है। और वो इस वक्त तमाम सियासी जमातें किसी न किसी सूबे की हुकूमत रखती हैं और बहुत ही मतलब अन्नान रखती हैं। यहाँ इतनी पावर है सूबों के पास कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी शायद वजीर आजम नहीं, वजीर आला पंजाब है, क्योंकि वो 6,000 अरब रुपए के बजट पे बैठा हुआ है। वजीर आजम गरीब के पास तो 1200 अरब का बजट है सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी को लगाने के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, बड़ी अच्छी बात ये कि बिजनेसेस आने चाहिए, बिजनेसेस होना चाहिए, लेकिन बिजनेसेस गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं और गवर्नेंस की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रोविंसेस की, जो कि पिछले 20 साल में कोलैप्स करती जा रही है। आप पंजाब चले जाए, मैं सिंध की बात इसलिए नहीं करता कि बहुत ज्यादा सबको मालूम है, आप पंजाब चले जाए, क्या आप मंडी बहाउद्दीन में बिजनेस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्या आप चेचावदी में कारोबार लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। आप बलूचिस्तान चले जाएं, 1200 अरब रुपए साल के मिलते हैं उन्हें। आज तक पुलिस अपने को डेवलप नहीं कर सके। सवाल पूछते हैं वहां कोई हादसा होता है तो जी वजीर दाखिला आएंगे, वफाकी वजीर दाखिला, भाई इसका क्या काम? वहां का लोकल एसएचओ, एसएसपी साहब कहाँ मौजूद है? अच्छा इसमें जी आप लाएंगे जी, जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो वजीर आला साहब क्या कर रहे थे? ये पहली। दूसरी बात, तीसरी बात, नौजवानों को जो मैं बार बार कहता हूँ, देखिए नौजवानों की उम्र में 22 साल है, लेकिन एंड 50 साल तक है। जो सबसे पिसा हुआ तबका है ना, वो 30 से लेकर 45 के दरमियान है, जो जैसे भाई हैं, मैं हूं, कुछ एक्सपोजर रखते हैं। हमें अब हिस्सा बनना पड़ेगा सिस्टम का, हमें सिस्टम के ऊपर बात करनी पड़ेगी। जब हम बात करेंगे, हम ही मोटिवेट करेंगे। बातों से हल हो जाएगा मसले। मोटिवेट होंगे ना। मेरा यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर अच्छा, देता हूँ। मैं सूबे के हिसाब से एक ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद आपसे तफसीली वो बात एक- करेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मरतबा फिर खुश आमदीद जी। क्या कहते हैं काशिफ साहब, ब्रेक की तरफ हम चले गए और आप कह रहे थे कि मैं कुछ जवाब दूंगा। जी, मेरा एक मतलब एक आर्गुमेंट है बेसिकली रिस्पेक्टफुली कि मुझे बताया गया कि सूबे गवर्न करने नाकाम रहे इसलिए बिजनेस फेल हो रहे हैं। सलीम साहब, आप खुद बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, मुझे एक बात बताएं, बिजली क्राइसिस है नहीं है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए? आईपीपी के मुआवजे सूबे ने किया वफाक में। इसके बाद आपका दूसरा क्राइसिस डॉलर को ना कंट्रोल करना, यहाँ तक इन्फ्लेट करना। क्या इंपोर्ट में प्रॉब्लम हुआ? पिछले दिनों हुआ। जिस दिन डॉलर्स पाकिस्तान का शॉर्ट थे, सारे काम वफाक के हैं। अगर आप 10, 100, 500 सूबे भी बना देना, वफाक इस चीज को कंट्रोल नहीं करेगा, यू विल गेट अगेन। अच्छा, एलएनजी में भी ये हुआ है, एलएनजी में भी ये हुआ है। बिलाल का भी जवाब ले ले, फिर बात देंगे। बिल्कुल सही। फैक्ट है ना, चलिए बिलाल का भी जवाब ले ले। बिलाल, एलएनजी में भी ये मसला है। एक जवाब दूंगा, बिजली वफाकी हुकूमत के अंडर भी है, सूबाई हुकूमत के अंडर नहीं, सिर्फ वफाक वफाक के है। नहीं। सिंध ने पिछले दिनों और पंजाब ने एक बोर्ड बनाया है, एक कमेटी बनाई है रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से, जो कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। नेपरा करता है, नेपरा करता है बिजली की प्राइसेस तय। तो प्राइसेस का डिस्ट्रीब्यूशन का इशू ही नहीं है हमें। हमारे पास पाकिस्तान हमारी ज्यादा है प्रोडक्शन, भाई, वो तो प्रोडक्शन GM ज्यादा, साहब भी प्राइस कहते हैं, इशू है। GM साहब में कहते हैं, कैपेसिटी का मसला है, हमें लॉस मिलेगा, मसला है। हमें लॉस होगा, हम बिजली नहीं देंगे, चाहे जी। कुछ भी करना है, जितने एहतजाज करने हैं, सब वहाँ कुछ करना ये है। है ये कि- मैं एक एसोसिएशन से ताल्लुक रखता हूँ, ये बात कहनी तो नहीं चाहिए। वो तो साफ कहते हैं, भाई आपकी तरफ अगर आप सारे बिल भी भरे लेकिन लॉस होगा तो हम नहीं करेंगे आपके। ये है। देखिए, अब इसके अंदर जो आपके डेस्कोज हैं, ये डिस्कोस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो उठा के लॉस को रिकवर करें। अब आप चले जाए सोसाइटी के अंदर, कैपेसिटी पेमेंट मसला है पाकिस्तान हाँ। का, इस पे कोई बात नहीं अच्छा, कर उसका जवाब- वो चलिए, फेडरल अच्छा, नदीम decide साहब, किया। आप माशाल्लाह काफी देर से बैठे देखिए, हो। मैं इन चीजों को एक कहते हैं ना, समंदर को एक कूजे में डालता हूँ। मसला ये है कि हम सबका मसला है महंगाई। अब महंगाई खत्म होगी तो हम कोई कारोबार की सोचेंगे। सबसे बेसिक नीड हमारी क्या है, हमारी जरूरत, हम वांट्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब नीड्स क्या है? फर्ज करें स्कूल है, अगर एक मैं मिसाल के तौर पे सिटी स्कूल भी के ना, कोई भी प्राइवेट स्कूल के बराबर में मैं एक गवर्नमेंट का स्कूल खोलता हूं और उसी मियार पे करता हूं, तो मुझे बताएं फिर क्या होगा? या तो वो अपनी फीस कम करेंगे प्राइवेट वाले, या अपनी मियार बढ़ाएंगे।
अब या ये फिर उसको भगाने की करवाएंगे। या भगाने की कोशिश करेंगे, जनाब ये तो गवर्नमेंट स्कूल है, ये तो गंदा है, ये है, यहाँ तो पढ़ाई नहीं होती, यहाँ तो टीचर जो, ये सारी चीजें, और फिर उनकी कोताही बहुत बड़े बड़े अखबार के एक हेडलाइन बनेगी, मगर इनकी कोताही कभी हेडलाइन नहीं बनती। ठीक है, अगर कहीं पर मालूम किया जाता है जनाब फला स्कूल से सिगरेट पीते हुए बच्चा पकड़ा गया, स्कूल का नाम नहीं आएगा, इस सिगरेट पीते हुए जरूर आएगा। मगर अगर गवर्नमेंट स्कूल में पकड़ा जाए, जनाब सरकारी स्कूल के हालात आप देखें, वहां पे तो सिगरेट पी रहे हैं। अच्छा निधि भाई, तो हम इस हम किस्म थोड़े के हम हालात थोड़े से होते हैं। मौजू से थोड़ा सा हट रहे। मेरा जो प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि हमारी जो सियासी जो उतार चढ़ाव है उसकी इस्लाह के हवाले से हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉइंट है जो सिस्टम कोलैप्स हो गया, कहाँ से सिस्टम कोलैप्स हुआ? अगर आप सर पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। आप ये जो आप कैपिटलिज्म लेके आ रहे हैं, खुदारा इसको बंद करें। कैपिटलिज्म से ये होता है कि जो एक मोनोपोली क्रिएट होती है, महंगाई बढ़ती है, बेतहाशा जो है वो अपने प्रॉफिट ले रहा होता है, एक अमीर अमीर तर होते चला जाता है, गरीब गरीब तर होता चला अब जाता एक है। और आपके सवाल करके जवाब ले लेता हूँ। क्या वाकई ही कुछ ऐसा लग रहा है कि 4-6 महीने या साल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट से कुछ आगे पीछे होने का चांस है? देखिए हालात जो है ना, जिस तरह कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और इंटरनेशनली हमारे पास बॉर्डर्स पे भी प्रेशर है, हमें हर चीज को बड़े बैलेंस वे में चलना पड़ेगा। और ये जो अब हम ये जो एक नया पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं ना कि ये फला सूबा फला को कट कर दो, ये कर दो, इसमें सूबे आपस में नफरत पैदा करेंगे। आप आपस में यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस लाएंगे। ये कह रहे हैं कि सूबे नहीं बनने चाहिए। सूबे बिल्कुल नहीं बने, जो सूबे हैं उसको तो चलाए ना। आप सिर्फ क्या करते हैं, आप कराची को देखते हैं 20 मिलियन की पॉपुलेशन और लाहौर को देखते हैं 15 मिलियन की पॉपुलेशन, तो क्या यही पॉपुलेशन है? नहीं जनाब, आपका 250 मिलियन से ऊपर की पॉपुलेशन को आपने देखना है। आपको एक निजाम पैदा करना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चर करेगा कौन? देखिए कौन करेगा, इस हुकूमत ने करना है। अगर आप हुकूमत कैसे करेगी? वो तो कोलैप्स होगी। हुकूमत आपस में डर रही है, एक दूसरे से मेरा डर मेरा के- सवाल अभी वहीं खड़ा हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी नजर के अंदर कोई 2-4-6 महीने या साल के अंदर कुछ चेंजिंग आने हैं? नहीं, चेंजेस नहीं आ सकते। अच्छा। चेंजेस तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊं। हाँ, पॉलिसी चेंजेस आनी चाहिए। और अगर ये हमें डिवाइड एंड रूल कोई करना चाह रहा है कि हम सूबे को के कर दे, ये कर दे, और बड़े देखिए हर चीज के एक्सक्यूजेस बहुत है, मगर ये मौका नहीं है। हाँ, आगे जाके जब पाकिस्तान तरक्की करे, आप एक नहीं काफी और सूबे बनाने। अच्छा कैसे सर, दो स्टेटमेंट बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। जिस तरीके से उल्टी गिनती, जिस तरीके से ये कोलैप्स, ये क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से इसको देखा जाए? शायद गवर्नमेंट से वो कुछ करवाना है, उसको प्रेशर में लेने के लिए उल्टी गिनती बताई जा रही है, और गवर्नमेंट के पास कुछ है नहीं ज्यादा देने के लिए। अच्छा, आप टैक्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो क्या पॉलिसी? अच्छा, अब देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, इससे सभी एग्री करेंगे। अब जैसे मैं एफबीआर को बोलूं मैं फाइलिंग क्यों करूं, वो कहेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक जिम्मेदार शहरी हैं। तो मैं जिम्मेदारी शहरी के अलावा मेरी एक जिम्मेदारी फैमिली की भी है। मैं अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके वो पैसे दे रहा हूँ तो उनको नहीं दे रहा ना, आपको दे रहा हूँ, तो आप मेरे से रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। मैं एक बहुत आसान फॉर्मूला बताता हूँ इनको, जो पॉलिसी मेकर्स हैं एफबीआर के इस प्लेटफॉर्म से, या जो भी डिसीजन मेकर है, आप सिंपल एक काम करें, जो बंदा फाइलर होगा उसको हेल्थ कार्ड दे दें। इंश्योरेंस इसी तरीके से छोटे से अमाउंट में पे की जाती है, ग्रुप इंश्योरेंस जो होती है ना, कंपनी पे करती है, आप उनको हेल्थ कार्ड दे दो। आप फाइलर हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट होगा। देखता हूँ मैं कैसे नहीं लोग फाइलर होंगे, बेचारे जो मिड अर्निंग वाले खुद फाइलर होंगे। वेरी गुड। पॉलिसी तो बनाओ, ये दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, मसला है। जी बिलाल सर। देखिए, उल्टी गिनती तो शुरू नहीं होती, क्योंकि हर कोई सिस्टम का पार्ट है और ब्लैकमेलिंग के लिए बेसिकली जुड़े हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की नए सूबों की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, देखिए हमारा निज़ाम ना, मैं फिर से कहूंगा, बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ यहाँ पर ना टैक्स की अथॉरिटी में एफबीआर नहीं है, एसआरबी भी मौजूद है, नीचे की और भी इदारे मौजूद हैं। अच्छा, अब एक बंदा जो कि फाइलर नहीं है वो भी तो टैक्स दे रहा है, वो भी टैक्स जीएसटी की मद में कहीं ना कहीं टैक्स तो दे रहा है। तो भाई का अच्छी बात है कि हम किसी न किसी तरह को रीपे करें, लेकिन जो फाइलर नहीं है उसको रीपे नहीं कर पाएंगे। जब रीपे नहीं कर पाएंगे फिर सिस्टम वहीं का वहीं होगा। एक और बड़ी अच्छी मिसाल है कि पानी देना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट के इदारों की है, वो कोलैप्स कर गया, मैं पैसे देके पानी खरीद रहा हूँ। बिजली देना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कोलैप्स कर गया, क्योंकि वहां सब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कोलैप्स कर चुका है, सरकारी सिस्टम।
और यहाँ पर जो मैं पैसे देके तमाम सहूलतें ले रहा हूँ। बिजनेसमैन की मैं बात करूं, जैसे इन्होंने कैपिटल सोसाइटी है, आईपीपीज हमारे सामने मौजूद है। ये बिजनेसमैन के लगाए मंसूबे हैं ना कि हमें फिक्स सिस्टम चाहिए, या हम सुनते हैं चीनी की कीमतें बढ़ गई, बिजनेसमैन ही उसके कमेटी का पार्ट होते हैं ना, सिस्टम चीनी की कीमतें बढ़ गई या आटे की कीमतें बढ़ गई, या आपके सामने रिसेंटली आपकी जो ऑयल प्राइसेस थी, जब हड़तालें हो गई और पंप्स बंद हो गए, तो बिजनेसमैन ही थे ना जो प्राइसिंग सेट करने पर आए थे। तो जब तक बिजनेसमैन को हम प्राइसिंग सेट करने के मैकेनिज्म में लाते रहेंगे, यही होगा जो होता जा रहा है। सिस्टम आपका इसीलिए कोलैप्स करता है। मैंने पहले कहा था कि 19वीं सदी का निजाम था ये, जब गोरे बुला लिया करते थे बड़े बड़े लोगों को, ताजरों को, ठेकेदारों को, ठाकुरों को, कि हमें निजाम बनाना है, तुम यहाँ के दीवान हो, तुम यहाँ पे टैक्स जमा करके दो। हम उसी निजाम से अफसरशाही चला रहे हैं, उसी निजाम से अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज भी चला रहे हैं। सूबे हमारे एक रेड लाइन है, हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को तो क्रॉस कर सकते हैं ना। कराची का अलमिया देखा ना, मैं मिसाल देता हूँ, आपने 1 के अंदर बलदियाती निजाम दिया, 8 में वही रखा, 11 में तब्दील कर दिया। आपको याद है कमिश्नर निजाम अच्छा है, फिर 13 में आपको याद आया, 16 में कि नहीं हमें फिर एक और निजाम देना है, आपने एक और निजाम दिया, कराची में डीएमसीज बना दी। फिर 21 में याद आया नहीं डीएमसी तो बहुत पुरानी हो गई, अब हम जाएंगे टाउन्स की तरफ। आपने आधा 1 से लिया, आधा 13 से लिया, आपने 20 साल के अंदर 3 निजाम अपना लिए। आप बोलते हैं पलट नहीं सकता, क्योंकि आप निजाम को चलाना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ उसको रोल ओवर करते हैं। अच्छा मैं यहां से यहां घुमा दूं, 5 साल गुजारा कर लूं। मैं आज भी जिम्मेदार प्रोविंसेस को इसलिए समझता हूं कि जब जिस मुल्क में हम $7 अरब के कर्जे के लिए रो रहे हैं, वहां $170 अरब हमने 80,000 अरब रुपए हमने सूबों को एनएफसी में दे दिए, जिनकी जिम्मेदारी यही थी कि उन्होंने अपने इलाकों को अच्छा करना। बल्दियाती हुकूमतें भी उनकी जिम्मेदारी थी। पंजाब में मौजूद नहीं है, केपीके में मौजूद है, किस साल में बलूचिस्तान में मौजूद है, किस साल में किसी को नहीं पता। ये निजाम की सबसे बड़ी तबाही है, और ये कोलैप्स होने की वजह है कि पाकिस्तान का निजाम गिरेगा इसलिए कि अफसरशाही ने उसको कंट्रोल लिया हुआ है। अच्छा काशिफ, ये जिस तरह बिलाल ये कह रहे हैं कि हम टैक्स तो दे रहे हैं किसी न किसी मंथ के अंदर, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं अपनी बिजली के बिलों के अंदर, इसके अंदर तो टैक्स तो दिए जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मैं फिर वही कहूंगा कि पैसे जमा हुए, जिसको दिए उसने खराब कर दिए, आसान ताकि लोग समझ सके। अब आप सिस्टम है, मैं बताता हूँ, जैसे सिंध एंड कराची मिसाल के तौर पे ना पीस कर दिए, तो इन पे रूल कौन करेगा? वही रूलर तो वही आएंगे ना, ये किसी को समझ नहीं आ रही। सही रूलर तो वही है, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल नहीं होती, ये फैक्ट है पाकिस्तान का। तो जब वो हो गई नहीं, इसके आप 8 सूबे बना लें, 16 बना लें, 600 बना लें, रूलर तो वही है ना भाई, चलाएगा तो वही, या उसकी अकल चेंज हो जाएगी सुबह देखते ही, लोग चेंज हो जाएंगे ना। लोग कैसे चेंज निजाम तो करेंगे? वही रहेगा, आप जो भी आदमी रहे आपके मतलब एक काम करते हैं, हाँ। बहुत आसान करते हैं, हम जिस पार्टी को कहते हैं ना चोर है, करप्ट है, बिल्कुल फेयर बात करता हूं मैं। आप खड़े हो, मैं कोई भी खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में, वो बेशक 60,000 वोट नहीं, लेकिन 450-800 वोट लेके हमें 20-25 वोट वालों को फिर भी हरा देंगे। जितना तो उन्होंने ही है जिनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आना तो उन्होंने ही है। अब आप पता क्या कर रहे हैं, अब आप वो कर रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी है, फर्ज करें, नाम नहीं लेता, लोगों बुरा लग जाता है पॉलिटिकली, जो सिंध सूबे में कभी हुकूमत बना ही नहीं सकती, पर शायद कराची में बना ले, तो आप उसको मौका दे रहे हो कि तुम एक सूबे में हुकूमत बना लो। तो वो भी तो इसी सिस्टम का पार्ट रहा, बेंट देता रहा, चलाता रहा। क्या नए लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ भी कर ले आप, तो इसका तो मतलब वही है, यही सिस्टम था, इसी में पाकिस्तान ने ग्रो किया, इसी में पाकिस्तान ने दुनिया को कर्जे भी दिए, यही सिस्टम था ना, यही सिस्टम था। तो आपके पीछे मुशर्रफ टाइम के अंदर इकोनॉमी ने ग्रो की है, ये सिस्टम तो यही था ना, यही सिस्टम में बेहतरी भी आई है, इस सिस्टम में बुराइयां भी आई हैं। ओवरऑल क्या होता है, इस गवर्नमेंट को पॉलिसी सही मिल नहीं पा रही, प्रेशर इतना ज्यादा है। इसमें एक पॉइंट है कि जब मुशर्रफ साहब के जमाने में हमने ग्रो किया था, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो बल्दियाती हुकूमतें बहुत खुद मुख्तार थी। मौजूदा सूबाई हुकूमतें मौजूद नहीं थी, इनके पास बल्दियाती हुकूमत आपको सांस दे सकती है, ग्रोथ कैसे देगी? एक बल्दियाती हुकूमत मुल्क को कैसे तरक्की, दुनिया को एक मुल्क दिखाए जिसकी बल्दियाती हुकूमत ने उसको तरक्की दी हो। पॉलिसी तो ऊपर बनती है ना, आपकी आप बल्दियाती गवर्नमेंट से फॉरेन पॉलिसी बनवा लें, बगैर फॉरेन पॉलिसी की दुनिया में कौन फॉरेन पॉलिसी तो आपकी हर भी तारीफ कर रहा है, आपके सामने, ईरान के सामने आपको दुनिया भर तारीफ कर रहा है पॉलिसी। अब आप इसको भी नहीं माने, ये बात इसको भी नहीं माने कि दिफा के हमारे फॉरेन पॉलिसी पे पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, हमारा पासपोर्ट नीचे चला गया। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी? हमारा पासपोर्ट पिछले 5 साल से नीचे नहीं गया। फॉरेन पॉलिसी अभी नीचे गया है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऐसी है कि किसी एक मुल्क का एमओयू नहीं हुआ, किसी एक मुल्क से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ये फॉरेन पॉलिसी है। सलाम है जी। आखिरी मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर हमारे हुकूमती इदारे अच्छे कारकर्दगी करना शुरू कर दें, यानी कि अगर हमें हुकूमत की तरफ से पानी मिल जाए तो हम पानी नहीं खरीदेंगे, सिक्योरिटी मिल जाएंगे तो हम प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के पास नहीं जाएंगे,
हमारे को अगर तालीम अच्छे मिल जाए हमारे बच्चों को, तो हम प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जाएंगे, और जब हम इधर नहीं जाएंगे हमारे पैसे बचेंगे, फिर हमारे बच्चे जो है कुछ कारोबार कर सकेंगे। जी, आखिरी का जुमला, कुछ मैसेज। बस ये है कि चीजों को रिकंसीडर करें, पूरे फ्रेम को हिलाने की जरूरत नहीं है, इस फ्रेम में जहाँ जहाँ खामियां उसको फिलअप करें। जी बिलाल। नदीम भाई ने जो बात की वो यही है कि ये तमाम चीजें मजबूत बल्दियाती निजाम से बनेंगी, जो टेयर का तीसरा हिस्सा है, और हमें उसी तरफ जाना पड़ेगा। जी भाई, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और हमने कोशिश ये की कि जो हकीकत है वो आपके सामने लाए, और बहुत अच्छी तरह डिबेट की गई और बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की। सिस्टम क्लैप्स हो चुका है, लेकिन कहाँ से क्या क्या चीज़ें क्लैप्स हुई है उसकी तरफ कोई भी नहीं जा रहा। काशिफ साहब की बात बिल्कुल बरहक है कि हमें जो है निज़ाम को बेहतर करना, और किस तरीके से ये निज़ाम बेहतर हो सकता है उसके लिए हर जगह, हर महकमे, हर लोग जो है अपने अपने हिस्से का काम करे, और सिस्टम के हवाले से पूरी टीम बनाई जाए, और टीम के हवाले से उस पर काम किया जाए कि जो जिसके ऊपर अबूर रखता है उसी को उस जगह पे बिठाकर उस तरह की एक पॉलिसी बनाई जाए, एक ऐसा सिस्टम लाया जाए, एक ऐसा निज़ाम लाया जाए कि हर महकमे जो है आज़ादी के साथ जो है अपनी तमाम चीज़ों को आवाम के अंदर पेश करे, और आवाम जो है इससे फ़ायदा उठाए। जब फ़ायदे उठेंगे और सारी चीज़ें अच्छी होती जाएगी तो हर शख्स जो है अपने हिस्से का काम भी करेगा, टैक्स भी देगा, और हर चीज़ अपने हवाले से काम करेगा। वाकई हमारा ये फुकदान है कि हम लोगों को आगे लाने के लिए पीछे चले जाते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर ये लोग आगे आ गए तो हमें कौन देखेगा। इसी तरह सियासत की तरफ भी अगर नज़र डाली जाए तो वो भी ये कहते हैं कि अगर सियासी एतबार से हम नौजवानों को या किसी को भी आगे लाएंगे तो फिर हमारी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी, और हम जो है कभी भी इस सीटों के ऊपर नहीं आएंगे। और इस वजह से लोग ये कहते हैं कि हमें जो है वो हमें भी अरूज मिले। हम ये कहते हैं कि ठीक है, बिल्कुल मिलना चाहिए, आपने इतनी पॉलिसी बनाई, इतना सब कुछ किया पाकिस्तान के लिए, सारा कुछ किया, कम से कम आप जो है इस हिस्से को जो है अपने 25 के ऊपर ले आएँ, और 75 जो है इन यूथ को, जो समझदार है, जो लोग हैं, उनको काम लें। और इस दफ़ा जो सियासी हालात है, मैं आखिरी के 2 जुमले ये कहूँगा, जो सियासी हालात है उसके अंदर अगर हम बिजनेसमैन को, इनको सबको आगे करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आगे अच्छी से अच्छी बनती जाएगी। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे, और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार गुरबत अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।